हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्शन स्टडी। यहाँ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 19-20 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर प्री की बात करें तो अगर प्री में कम से कम 8-10 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए जैसे कि आपको पता होगा कि 14 फरवरी 2021 को CGPSC प्री का एग्ज़ाम होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 का यह क्लास लेकर आया हूँ। और यहाँ हम देखेंगे कि हमारी जो भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था है 19-20 में किस प्रकार से थी। और हम इस सेगमेंट में आर्थिक सर्वेक्षण को MCQ के थ्रू देखेंगे और साथ ही साथ MCQ के थ्रू देखते हुए और उनसे जो अतिरिक्त जानकारी है उसे हम आंसर के रूप में और सारगर्भित देखेंगे, जिससे MCQ होने के साथ साथ जो संपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है 19-20 का, वो एक ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगी और एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाने पर यह आसानी से सॉल्व भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखें, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था CGPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एक टफ सब्जेक्ट भी है। इसलिए मैंने यह आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही आसान शब्दों में और आसान से MCQ के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखें। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, कमेंट करें और इसे शेयर भी करें, ताकि और जो लोग हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के आयात में निम्नलिखित वस्तुओं की हिस्सेदारी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि भारत के जो आयात बास्केट में जो निम्नलिखित वस्तु हैं, जो जो आयात में अपन जो आयात करते हैं, उसमें जो जो वस्तुओं की हिस्सेदारी है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि छोटे से मतलब सबसे छोटे पहले, उसके बाद फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं, विकल्पों में है सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ये 4 जो है उत्पाद है। अब इसको देखते हैं कि जो आयात बास्केट में जो हिस्सेदारी बढ़ते क्रम में इसको जमाना है। तो इसमें विकल्प में है, तो इसका जो आंसर होगा वह है C, यानी कि सबसे कम है पेट्रोलियम इलेक्ट्रॉनिक घटक, उसके बाद फिर है पेट्रोलियम उत्पाद, फिर उसके बाद है सोना, उसके बाद फिर है कच्चा तेल। यानी कि जो भारत के आयात बास्केट में अगर हम घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा है कच्चा तेल है, फिर उसके बाद है फिर पेट्रोलियम, फिर उसके बाद जो है सोना है, सॉरी सोना नहीं है, सबसे पहला कच्चा तेल है, उसके बाद फिर सोना है, फिर उसके बाद फिर है क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद है, फिर इलेक्ट्रॉनिक घटक है। इस प्रकार से जो है जो भारत आयात बास्केट में अगर देखें है ना, तो जो घटते बढ़ते क्रम में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और कच्चा तेल, इसलिए इसका आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा है कि 2019-20 में भारत के आयात बास्केट में सर्वाधिक हिस्सेदारी कच्चे तेल की है, 21% है। इसके बाद सोना 6.4 है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद 5.6, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक घटक है 3.6। तो यह यहाँ से भी आराम से विस्तार से इसे देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, भारत से समग्र आयात वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो है जो भारत से जो जितने भी आयात होते हैं उसमें जो देश है उसको अपने को
क्रम से जमाना है तो कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हांगकांग। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है सी है, यानी कि जो भारत से जो समग्र निर्यात में सबसे ज़्यादा जो देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात होती है भारत से, उसमें आरोही क्रम में अगर देखें तो उसमें पहले में है, इसका आंसर होगा 4, है ना। फिर आरोही क्रम उसके बाद फिर है सबसे कम में क्या बोलते हैं हांगकांग है, इसके बाद फिर चाइना है, फिर जो है संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद एक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है भारत से समग्र निर्यातों में मतलब जो देश की हिस्सेदारी हुआ है भारत से, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद चीन है, उसके बाद हांगकांग है। इसलिए इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। तो इसे आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से अमेरिका में होता है ना, जिसमें योगदान है 16.9%। फिर उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात है, चीन है, हांगकांग है। तो इसे भी याद रखें। यहाँ पर आप ग्राफ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस देश में हमारे जो उत्पाद हैं, भारत का जो उत्पाद है निर्यात होता है, तो उसमें है यूएसए है, उसके बाद यूएई है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद यूके है, उसके बाद फिर जो है नीदरलैंड है, जर्मनी है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और ये इस प्रकार से। तो इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के शीर्ष आयात स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चीन। तो यहाँ पर विकल्प हैं 1-2-3-4, 2-3-4-1, 4-3-2-1, 4-1-2-3। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 4-1-2-3। कि मतलब भारत जो शीर्ष आयात आरोही क्रम में 4-1-2-3, यानी कि सबसे पहला चीन आएगा, फिर उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके बाद सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि जो वर्ष 2019-20 में कुल आयात मूल्य में 14.5% की हिस्सेदारी के साथ चीन भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे देश में आयात कहाँ से होता है 2019-20 के अनुसार? चीन से होता है। उसके बाद फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका 7.8%, संयुक्त अरब अमीरात 6% और सऊदी अरब 5.6%। तो यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हैं आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव का विकास सूचकांक, भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य एशियाई और विभिन्न मूल्य एशियाई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक देश के विकास के आकलन के लिए पूरी तरह से आर्थिक विकास पर जोर देते हैं। तो इसमें विकल्प है केवल एक सही, बी केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, और 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है केवल एक सही है, यानी कि केवल एक सही, यानी कि जो भारत मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी कि यूनेप द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद जो 2 और 3 जो कथन है वो गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर विस्तार से देखते हैं कि यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा येल विश्वविद्यालय के गुस्ताफ रानिस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मेघना देसाई की मदद से विकसित किया गया था। बाद में यूनेप के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा एक देश के विकास को मापने का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए कथन सही है। कौन जारी करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। फिर उसके बाद 1990-70 के बीच भारत के मानव विकास सूचकांक में काफ़ी सुधार हुआ है। देश का एचडीआई मूल्य 0.47 से बढ़कर 0.6 हो गया है, लेकिन अपने समकक्ष देशों एशियाई और विकासशील देशों में इसकी स्थिति अभी सबसे कम है। देख लीजिए, सबसे कम स्थिति है भारत की। 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में।
एसडीआई का निर्माण इस बात पर जोर देने के लिए किया गया है कि लोगों और उनकी क्षमताओं को किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए अंतिम मानदंड होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास। एसडीआई का उपयोग राष्ट्रीय नीति विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए भी किया जा सकता है। यह प्रश्न भी है कि यदि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के समान स्तर पर दो अलग मानव विकास परिणामों के साथ पैसे समाप्त हो सकते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सा लक्ष्य पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा है? इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह लेबर रूम मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक पहल है। यह भारत में आकस्मिक मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर को कम करके हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक प्रतिबद्धता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है। तो इसका जो लक्ष्य, इसका आंसर होगा वह है बी, यानी कि यह लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक पहल है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ है कि जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधार करना है। कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम, मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति ग्रहण देखभाल इकाइयों और उच्च निर्भरता के इकाइयों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगा। लक्ष्य कार्यक्रम सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पताल और पहली परामर्श इकाई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे हर गर्भवती महिला स्वास्थ्य संसाधनों में नव जन्म देने वाले लाभान्वित होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसका विकल्प आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं। कायाकल्प पहल के तहत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल है। तो इसका आंसर क्या है? तो जो इसका आंसर होगा वह है सी, यानी कि एक और दोनों सही हैं। यानी कि जो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, या स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और देखते हैं कि यह जो है व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प परियोजना शुरू किया गया है। तो इसे याद रखें और विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है आयुष्मान भारत घटक है। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सुविधाओं में मुफ्त, गुणवत्ता और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। विकल्प है केवल एक सही, केवल बी, केवल दो, केवल एक और दो, और न तो एक और न तो दो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है सी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर विस्तार से और देख सकते हैं। आगे बढ़ें। फिर है भारत के आयात वर्ग में उनके योगदान के अवरोही क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं पर व्यवस्थित कीजिए। सोना और चांदी, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थरों। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसका विकल्प होगा बी, यानी कि अवरोही क्रम में देखें तो सबसे पहले आएगा कच्चा तेल, फिर उसके बाद, यानी कि सबसे पहले आएगा जो सबसे ज़्यादा है वो कच्चा तेल, फिर उसके बाद आएगा सोना और चांदी, फिर उसके बाद आएगा मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थरों, फिर उसके बाद आएगा पेट्रोलियम उत्पाद। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ अतिरिक्त जानकारी है, जैसे कि वित्तीय वर्ष 18-19 में 22% की हिस्सेदारी के साथ कच्चा पेट्रोलियम सबसे बड़ा आयातित बना हुआ है। इसके बाद सोना, चांदी, मोती, अर्धकीमती पत्थरों, पेट्रोलियम उत्पाद। आयात वर्ग में 6.4, 5.3 एंड 5.2 की हिस्सेदारी है। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के निर्यात वर्ग में उनके योगदान के अवरोही क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर है पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, औषधि निर्माण, जैविक उत्पाद, सोने और अन्य कीमती धातु के
आभूषण। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए 1 2 3 4, यानी कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात होता है भारत से, उसके बाद फिर होता है मोती कीमती अर्ध कीमती पत्थर, फिर उसके बाद औषधि निर्माण जैविक उत्पाद, फिर उसके बाद सोने और अन्य कीमती धातु के आभूषण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र का भार आईआईपी में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इसका विकल्प कौन सा है आंसर में? केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों सही, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक पर आधार पर प्रकाशित किया जाता है और यह विनिर्माण क्षेत्र का भार आईआईपी में सबसे बड़ा है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और जानकारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएसओ द्वारा मासिक आधार पर जो आईआईपी का अनुमान और प्रकाशन किया जाता है और इसके मुख्य 3 क्षेत्र हैं, खनन, विनिर्माण और बिजली। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र को सर्वाधिक 77.63%, उसके बाद खनन है, फिर उसके बाद बिजली, यानी कि सबसे कम भारांक बिजली को और सबसे अधिक भारांक जो है विनिर्माण को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर है कृषि और संबंध क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। इस क्षेत्र में निजी निवेश की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में बढ़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि न तो एक और न तो दो, यानी कि दोनों सही नहीं है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ जानकारी है, इससे आप देख सकते हैं कि कृषि की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर अपन देखे तो जो जीवीए में कृषि वानिकी मछली पकड़ने की हिस्सेदारी 2015-16 में 15.4% थी, जो 18-19 में 14.4% तक लगातार गिरावट देखी गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से जीवी के फसलों के शेयरों में 15-16 में 9.2 से घटकर 17-18 में 8.7% रहने के कारण हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है होमा खेती का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। कृषि तकनीकों ने पौधों के विकास के लिए जैविक पोषक तत्वों का उपयोग किया है। यह मछली पालन की एक तकनीक है जो मछली पालन के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग करते हैं। गन्ना उत्पादन में कम पानी का उपयोग करके खेती की तकनीक विकसित हुई है। तो यहाँ पर बताइए कि होम खेती का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है क्या है? तो यहाँ पर जो है आंसर इसका होगा ए, यानी कि यह एक तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। तो इसे याद रखें। यहाँ पर और कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है होमा जैविक कृषि के लिए होमोथेरेपी का एक अनुप्रयोग है। होमा जैविक खेती की एक प्रणाली है, इसे किसी भी अच्छी जैविक कृषि पद्धति से जोड़ा जा सकता है। होमा जैविक खेती और अन्य जैविक कृषि तकनीकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि होमा खेती वातावरण को पोषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानती है, जबकि किसी अन्य कृषि पद्धति में आज वातावरण लगभग पूरी तरह से उपेक्षित है। होम्योथेरेपी के प्राचीन विज्ञान में कहा गया है कि पौधों और मिट्टी को 75% से अधिक पोषण वायुमंडल से माध्यम से मिलती है। तो याद रखें जी पोषण होमा खेती क्या है। आगे बढ़ते हैं, फिर शून्य बजट खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य पौधों को उगाने और कटाई की लागत को शून्य करना है। यह तकनीक जल उपयोग क्षमता और मिट्टी की उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पौधों के जड़ के क्षेत्र के आसपास ही उपलब्ध होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि इसका उद्देश्य पौधों को उगाने और कटाई की लागत को शून्य करना है। यह तकनीक जल उपयोग दक्षता और मिट्टी की उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास ही उपलब्ध होते हैं। तो इसे याद रखें जैविक शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं जैविक खेती से संबंधित शून्य बजट प्राकृतिक खेती से संबंधित। तो अपने नाम के अनुसार खेती का ऐसा तरीका जहाँ पौधों को
उगाने और कटाई करने की लागत शून्य है। इसका मतलब है कि किसानों को फसलों के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद की आवश्यकता नहीं है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है। पौधों के विकास के लिए आवश्यक सभी चीज़ों पौधों के जड़ के आसपास उपलब्ध हो जाती है। बाहर से कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती सहित जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक जल उपयोग क्षमता मिट्टी उर्वरता दोनों में सुधार कर सकती है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। उसके बाद फिर यह व्यापार समुदाय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है केवल 2, यानी कि यह व्यापार समुदाय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मुनाफा रोधी प्राधिकरण NA वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु गठित किया गया है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित व्यापारिक भागीदारों को व्यापार की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर के रूप में देखें अगर तो सबसे ज़्यादा जो है जो भारत के साथ व्यापारिक भागीदारों में है, सबसे पहला है USA है, फिर उसके बाद है चीन है, फिर उसके बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद है सऊदी अरब है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा B 2143। याद रखें, व्यापारिक भागीदारों में जो क्रम है सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद है चीन है, फिर उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद चीन है, सऊदी अरब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई चार्ट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भागीदार भारत का USA है, उसके बाद फिर चीन है, फिर उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद इराक है, सिंगापुर है, जर्मनी है, कोरिया है, स्विट्ज़रलैंड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 11.3 अमेरिका है, फिर चीन है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके बाद सऊदी अरब है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर 19-20 के बजट के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित सब्सिडी व्यय को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सब्सिडी है, तो इसमें देखना है कि सब्सिडी सबसे ज़्यादा कौन सा सब्सिडी है, सबसे कम किसमें सब्सिडी सरकार देती है। तो खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी। तो यहाँ पर जो है विकल्प आपका होगा C, यानी कि 1243, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है वह खाद्य में देती है, फिर उसके बाद उर्वरक में देती है, फिर उसके बाद जो है पेट्रोलियम सब्सिडी देती है, फिर उसके बाद है विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए सब्सिडी। इस प्रकार से 1243 सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर विस्तृत रूप से है जिसकी केंद्रीय बजट 2021 में सब्सिडी पर कुल व्यय में 19-20 के संशोधित अनुमान से 0.5% की कमी देखी गई है। यानी कि जो 2021 वाले बजट में जो 19-20 में जितना सब्सिडी देने का प्रावधान था उससे 0.5% कमी देखी गई है। और इसी में देखें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य में देती है, उसके बाद है उर्वरक में, फिर पेट्रोलियम है, फिर उसके बाद अन्य सब्सिडी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ब्याज अनुदान। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, समृद्धि के सूचक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के सतत आर्थिक विकास के लिए यह सूचक महत्वपूर्ण है। अचल निवेश दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी का एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है।
तो इसका आंसर अपन देख सकते हैं यहाँ पर है, वह है 2, यानी कि केवल 2, यानी कि अचल निवेश दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी का मुख्य कारण है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं कि कैसी क्या है स्थिति है आर्थिक सर्वेक्षण में जो समृद्धि के सूचक के संबंध में। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर राजस्व में निम्नलिखित कर स्रोतों के योगदान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आयकर, सिकम शुल्क। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर राजस्व में जिसका हिस्सेदारी है वह है जीएसटी में है, जिसमें 27% है। फिर उसके बाद अपन देखें तो फिर जो है निगम कर है, यानी कि कारपोरेट टैक्स है 31 में। सॉरी, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा निगम कर में है, फिर उसके बाद जीएसटी से है, फिर उसके बाद जो है, एक सेकेंड, अपन यहाँ से देख सकते हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पर जैसे जीएसटी, सीआईटी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 31%, जीएसटी है 27%, और जो है कस्टम ड्यूटी है ये है 6%, यूएफएडी 12%, और जो है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। फिर आगे बढ़ते हैं। बजट 2021 में उनके अनुमानित कुल व्यय के अवरोही क्रम में निम्नलिखित मंत्रालयों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो कितना कितना किस मंत्रालय का जो खर्च है ना, उसको बढ़ते क्रम में देखना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4, यानी कि सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय की, उसके बाद गृह मंत्रालय की है, फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की है, फिर रेलवे मंत्रालय की है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पर यह है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय का है, तो विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन से चीन के संबंध में भारत के निर्यातों को कमजोर रहने के संभावित कारण है। बाजार एवं क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो है चीन के संबंध में भारत के निर्यातों के कमजोर रहने के संभावित कारण है। पहला क्या है, बाजार और उत्पादों के निम्न विशेषीकरण के साथ उच्च विविधीकरण। उसके बाद जो है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी का निम्न स्तर, और जो उच्च आय वाले देशों में बाजार तक कम पहुँच। तो यहाँ पर जो है चीन के संबंध में अगर भारत के जो निर्यात कमज़ोर रहने के संभावित कारणों में क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो भारत के संभावित कारणों में हो सकता है तीनों 1 2 3, यानी कि बाजार एवं उत्पादों के निम्न विशेषीकरण के साथ उच्च विविधीकरण, यानी कि उसमें विशेषज्ञता कम है लेकिन ज़्यादा विविधता है, जो सब प्रकार है वो ज़्यादा है ना। उसके बाद उच्च मौलिक श्रृंखला में भारत की भागीदारी की निम्न स्तर है, जो उच्च मूल्य श्रृंखला में जो निम्न स्तर है। उसको उच्च आय वाले देशों में जो बाजार तक कम पहुंच है, जो भारत के निर्यात में कमजोर रहने का कारण है। तो इसे याद रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।